नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस साम्राज्य की जिसने करीब 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। मुगल साम्राज्य। एक ऐसी कहानी जिसमें शान भी है और विवाद भी। तो चलिए आज इस कहानी की परतें खोलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई भारतीय इतिहास का एक गोल्डन एज था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गर्मा-गर्म बहस छेड़ देता है ना? तो आइए मिलकर देखते हैं इस विशाल साम्राज्य की चकाचौंध करने वाली कामयाबियों को और इसकी कुछ उलझी हुई सच्चाइयों को भी। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, हर बड़े साम्राज्य की एक शुरुआत होती है और मुगलों की कहानी वो शुरू हुई एक जंग के मैदान से। सोचिए, साल था 1526, जगह पानीपत का मैदान। यहीं पर जंग की आग में एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। पर यह सिर्फ एक जीत नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसे राजवंश की शुरुआत थी जो हिंदुस्तान का नक्शा और उसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। आप देखिए, शुरुआती साल कुछ आसान नहीं थे, काफी उथल-पुथल थी। बाबर ने नींव तो रख दी, लेकिन उनके बेटे हुमायूं को, खैर, उन्हें इसे संभाले रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिंहासन खोया, फिर वापस पाया, और फिर आए अकबर। और ये अकबर ही थे जिन्होंने अपने दादा की रखी नींव पर एक ऐसी मजबूत सल्तनत खड़ी की जिसकी बुलंदी का अंदाजा शायद किसी को नहीं था। और यहीं से हम कहानी के उस हिस्से में दाखिल होते हैं जिसे अक्सर मुगलों का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। एक ऐसा दौर जब आर्ट, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ अपनी बुलंदियों पर था। सच में एक हैरान कर देने वाला वक्त था ये। और इस सुनहरे दौर के जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे वो थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर को सिर्फ एक जंग जीतने वाले बादशाह के तौर पर याद नहीं किया जाता। नहीं, उन्हें याद किया जाता है एक ऐसे विजनरी, एक ऐसे दूरदर्शी शासक के तौर पर जिनकी सोच, सच कहूं तो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। अकबर की इस सोच का सबसे बढ़िया उदाहरण शायद दीन-ए इलाही था। अब देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था कुछ लोग सोचते हैं। असल में ये एक फलसफा था, एक रूहानी रास्ता जो कहता था कि सभी धर्मों का सम्मान करो, एकता से रहो। सोचिए, उस जमाने में ऐसा सोचना कितना कितना क्रांतिकारी रहा होगा। और अकबर का दरबार, अरे वो सिर्फ ताकत का सेंटर नहीं था, वो तो उस दौर के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स का अड्डा था। अकबर ने अपने आसपास ऐसे काबिल लोगों को जमा किया था जिन्हें नवरत्न यानी 9 हीरे कहा जाता था। इनमें टोडरमल जैसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने पूरा टैक्स सिस्टम ही बदल दिया। और हाँ, हाजिर जवाब बीरबल को कौन भूल सकता है। इन सब ने मिलकर हुकूमत और संस्कृति दोनों को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। तो जहां एक तरफ अकबर ने साम्राज्य को एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल बेस दिया, वहीं उनके पोते शाहजहां ने उसे एक ऐसी शक्ल दी जो अमर हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल आर्किटेक्चर के गोल्डन एज की। शाहजहां का नाम आते ही क्या जाहिर है, शानदार इमारतें। उन्होंने दुनिया को कुछ ऐसी नायाब इमारतें दी हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। मोहब्बत की अमर निशानी ताजमहल से लेकर दिल्ली के आलीशान लाल किले और जामा मस्जिद तक, ये इमारतें आज भी मुगलों की शानो शौकत और उनकी कला की कहानी कहती हैं। चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां साम्राज्य अपने चरम पर था, अपनी सबसे बड़ी बुलंदी पर, लेकिन सतह के ठीक नीचे दरारें भी पड़नी शुरू हो गई थीं। और ये दौर था आखिरी महान मुगल बादशाह का। हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। उनके दौर में मुगल साम्राज्य इतना फैला कि इसकी कोई हद नहीं थी। मतलब लगभग महाद्वीप पर मुगलों का झंडा लहरा रहा था। ये थी सल्तनत की सबसे बड़ी सरहद। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ना? इस जबरदस्त विस्तार की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थीं वो बहुत सख्त थी। अपने परदादा अकबर की सबको साथ लेकर चलने वाली सोच से एकदम अलग। और यहीं से असंतोष के वो बीज बोए गए जो आगे चलकर इतने बड़े साम्राज्य की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर गए। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और इसके बाद वो ताकतवर साम्राज्य जो इतना विशाल था धीरे धीरे बिखरने लगा। देखिए, इसका पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ, नहीं, ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसके पीछे कई कारण थे। तो क्या हुआ असल में? पहला, औरंगजेब की मौत के बाद एक पावर वैक्यूम बन गया, कोई मजबूत शासक आया ही नहीं। दूसरा, इस खालीपन का फायदा उठाया नई ताकतों ने, मराठा, सिख और फिर ब्रिटिश। और आखिर में
1857 का विद्रोह, वो एक तरह से ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। और इसी के साथ एक लंबे और शानदार राजवंश का अंत हो गया। इसके आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जो सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक पूरे युग के अंत का प्रतीक बन गए। साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर क्या उसकी कहानी भी खत्म हो गई? नहीं, उसकी रूह आज भी जिंदा है। तो सवाल ये है कि आखिर मुगलों ने हमें विरासत में क्या दिया? उनका असर आज भी हमारी जिंदगियों पर कैसे दिखता है? देखिए, मुगलों का असर बहुत गहरा है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया, जैसे सूबेदार और दीवान। उनका जब्ती सिस्टम, जो जमीन से टैक्स लेने का तरीका था, उसने तो बाद की सरकारों को भी रास्ता दिखाया। आर्किटेक्चर, इसके बारे में तो क्या ही कहें, ताजमहल खुद अपनी कहानी कहता है। और कल्चर की बात करें तो हमारी भाषा, हमारा खाना, हमारी कला, हर जगह उनकी छाप मिलती है। और इसी कल्चरल मिक्स को, इसी संगम को एक बहुत खूबसूरत नाम दिया गया है, गंगा जमुनी तहजीब। मतलब हिंदू और मुस्लिम कल्चरल एलिमेंट्स का एक ऐसा फ्यूजन जिसने नॉर्थ इंडिया को एक बिल्कुल अनोखी पहचान दी। और ये मुगल दौर की शायद सबसे खूबसूरत विरासतों में से एक है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या मुगल साम्राज्य सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद कुछ बादशाहों की कहानी बनकर रह गया है, या ये एक जिंदा विरासत है जिसकी गूंज आज भी मॉडर्न इंडिया की धड़कनों में सुनाई देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।